स्पाइन सीधी, ध्यान मुद्रा में, और उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण, फिर प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, जो समवायी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट उपस्थित हैं और वो समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शकुंतला माथुर मैडम उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। वो सेमेस्टर 4 कर चुकी हैं, सेमेस्टर 5 में हैं। और हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के 3 मनीषियों के हम लोग ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं वर्तमान अध्यक्ष एस्पस के आदरणीय JP अग्रवाल सर, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन 3 मनीषियों के अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से भी शिक्षा ग्रहण किया है। हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति भी श्रद्धावनत हैं। वहां का जो एक मोटो है, उद्देश्य है, वो है ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। तो जो अलग 1995 के आसपास जगाई गई थी
एस्पस के माध्यम से। उस अलग भी सहयोगी हैं, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और हम लोगों का ये विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा पूरे विश्व में जन जन जागरण अभियान के तहत फैलेगी। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ अपना आज का शुरू करते हैं। हमारे बीच में पूर्वा बाहेती जी उपस्थित है, जो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, और वो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है। तो उनका भी स्वागत है। हम लोग आगे शुरू करते हैं। कनक 1 का अध्याय 4 है, आयुर्वेदिक 10 द्रव्य, 10 तत्व द्रव्य की बात चल रही है। तो हम लोगों ने जो भारतीय दर्शन था, उसमें चरक संहिता में उस दर्शन का सूत्रपात है। और हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद के जो सूत्र हैं वे अथर्ववेद से निकले हैं। और हम लोगों ने उसका एक श्लोक भी बताया था, जो उनके सूक्त हैं उनमें बताया था। तो 10 उत्पत्ति सिद्धांत जो बना, आयुर्वेद ने केवल 9 द्रव्यों की बात किया। उसमें से 5 महाभूत थे जो भौतिक थे, उनको 5 महाभूत नाम दिया। और उसके बाद जो शेष 4 पराभौतिक थे, उनको उन्होंने द्रव्य कहा। तो उसका जो श्लोक उन्होंने लिखा, वो श्लोक इस रूप में है कि खादिन आत्मा मन कालो दिशस द्रव्य संग्रह सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये खादीन में आ गया। फिर आत्मा मन काल दिशा, ये द्रव्य संग्रह। इनको सारे 9 द्रव्यों को, महाभूतों को भी और द्रव्य को एक साथ द्रव्य कहा जा सकता है, तो द्रव्य कहा गया। और उसके साथ उन्होंने जोड़ा कि जो चेतन वही कहा जाएगा जिसमें इंद्रियां हैं, क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब से मन का एक कंसेप्ट था। और जो वह अचेतन वही कहा जाएगा निह इंद्रियम प्लस चेतनम अचेतनम। तो वाले निह इंद्रिय हमारे जिसमें इंद्रिय नहीं है, उसको अचेतन कहा जाएगा। तो ये 9 द्रव्यों का जो सिद्धांत था, ये आयुर्वेद का सिद्धांत था। लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो तम पर चर्चा की गई थी आयुर्वेद में, और तम को माना नहीं गया था, उसको भी जोड़ दिया गया। इसलिए जोड़ दिया गया कि तम के बिना, तम से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो जब तम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो ये माना गया कि तम के बिना ये पूरा जगत संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा 10 उत्पत्ति सिद्धांत, यानी 10 द्रव्यों के उत्पत्ति का सिद्धांत। तो उसमें तम को भी आगे जोड़ दिया गया। अब ये जो कंसेप्ट था, हमारे अगर हम लोग माने कि साधक और साध्य, और एक साधक हो सकता, साधक माने जो जो जिस पर काम हो रहा है, एक साध्य माने हुआ जो हमारा लक्ष्य है, और साधन एक हुआ तीसरा, इनके माध्यम से क्या, वो जो माध्यम से जिसमें काम करते हैं वो साधन कहलाते हैं। तो अगर हम लोग कहें, तो अगर इस रूप में हम देखें कि आत्मा तो साधक है, वही तो है जो करता है। हमारे अंदर जो बैठी हुई आत्मा है, वही तो कर रही है। तो आत्मा साधक हो गई। इंद्रियां जो जगत के सूचनाओं को ला रही हैं, वह साधन है, क्योंकि उनके बिना संभव नहीं था कि हम जगत से संपर्क कर पाते। और ज्ञान क्या है, जो ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं, वही तो हमारा साध्य मानी लक्ष्य। ज्ञान ही तो साध्य है, ज्ञान ही तो हमको चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि जगत में जो है रहा है, जो हो रहा है, संसार में हो रहा है, वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो यही हमारा ज्ञान है। तो वो साध्य के रूप में है। ये शरीर में इसी रूप में उपस्थित है। अब जो आत्मा की जब बात हो रही, जब शरीर के द्रव्य की बात हो रही थी, तो हम लोगों ने एक और
कंसेप्ट दिया था। हम लोगों ने कहा था कि आयु क्या है, तो हम लोगों ने कहा था मन के साथ शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधाय जीवितम। हमने कहा था शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा, इनके संयोग को आयु कहते हैं। तो जब उसमें एक शब्द और था कि क्या अनुबंध, एक अनुबंध शब्द था कि वो जो पर्यायवाची थी जीवन के, तो उसमें उन्होंने कहा था आयु की पर्यायवाची में एक शब्द था जिसको कहा गया था अनुबंध। तो ये अनुबंध क्यों कहा गया था, उसका अर्थ ये था कि जब तक अनुबंध, यानी जब तक शरीर जो आत्मा है वो अनेक शरीरों के साथ संपर्क में रह सकती है, क्योंकि उसको ही मन के द्वारा, जो मन में विचलन हुआ है, जो हम लोगों ने सत्व गुण को छोड़ दिया है, उससे जो विचलन हुआ है, उसी विचलन के आधार पर जब तक उसको भोग नहीं भोगेगी, जब तक जो कर्म किए हैं उसका भोग नहीं भोग लेगी आत्मा, तब तक वो उसके साथ कहीं ना कहीं शरीर में वो रहेगी। आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में है, तो इसीलिए उसको अनुबंध शब्द का उल्लेख किया गया था। अब जब साधन है इंद्रिया, तो पंच इंद्रिय, पंच हमारे कर्मेंद्रिय हैं और पंच ज्ञानेंद्रिय हैं। तो इनसे हमारा संबंध क्या हुआ कि जब तक इनसे संपर्क होगा तो हमारे पास वो एक मन है, जो अंतर में एक मन है। तो मन क्या करता है, मन जो है उसका खुद का काम क्या है, वह आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करता है। आत्मा को हम लोग मानते हैं, कॉमन पार्लेंस में हम लोग कह सकते हैं कि आत्मा अध्यक्ष के रूप में, हमको मन कह सकते हैं। मन की डिफाइन करना हो तो हम मन को अगर बाहरी जगत में हम लोग सोचे, संबंध को सोचें, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी की तरह है। तो जब इस आत्मा का संबंध चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी से होता है और किसी से नहीं होता, तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी क्या करता है, ये जो इंद्रियां हैं, बाहरी इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां हैं, इनके साथ वो संपर्क स्थापित करता है और संपर्क स्थापित करके उनसे सूचनाएं लेता है या उनको आदेश देता है, और यही ज्ञान प्राप्त करता है, और इस प्राप्त ज्ञान को ये बताता है आत्मा को। यानी आत्मा स्वयं कार्य नहीं करती, स्वयं सबसे अधिक शक्तिशाली है, परंतु स्वयं कर्म नहीं करती है। कर्म करने के लिए सबसे अधिक एक्टिव कौन है, मन। लेकिन मन के पास कोई अधिकार नहीं है, अधिकार सारे आत्मा के पास है। लेकिन आत्मा बिना मन के शरीर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, उसके लिए मन का होना आवश्यक है, क्योंकि मन ही संपर्क करेगा बाहरी जगत से। तो इसलिए उसी को चेतन कहा जिसमें इंद्रियां थी। अगर इंद्रियां नहीं होती तो यह मन से संपर्क स्थापित करती नहीं, और मन के माध्यम से कभी आत्मा को कोई सूचना, कोई ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता। तो इसलिए, और जब कभी आत्मा को कोई काम कराना होगा तो भी मन को चाहिए, और मन कर्मेंद्रियों के माध्यम से, जो हमारे पंच कर्मेंद्रिय हैं, उनके माध्यम से अपने काम करेगा। अगर वो कहेगा कि चलना है तो पैरों से चला देगा, अगर वो हाथ से काम करने के लिए कहे तो हाथ से काम करेगा, अगर वो मुंह से खाने की बात करेगा तो मुंह से खाना पड़ेगा आपको, और अगर शरीर से बाहर निकालना है तो उसमें गुदा का काम करना पड़ेगा, और अगर जगत में अपने जैसा ही कोई और क्रिएट करना होगा, क्रिएशन करना होगा, तो उसको अपनी उस इंद्रिय का काम लेना पड़ेगा जो हम लोग गोनेड्स कहते हैं। तो ये इसलिए ये आत्मा और मन के संपर्क के साथ साथ इंद्रियों संपर्क होता है। इसीलिए ये परिभाषित रूप में कहा गया कि जिसमें इंद्रियां हैं वही चेतन है। अब इंद्रियों के विषय एक शब्द आता है कि हम लोग कहते हैं कि पंच, जो हमारे पंच तत्व हैं, इनको हम लोगों ने कहा महाभूत, और इनके जो तन्मात्राएं थी, जो इनके गुण थे, उनको तन्मात्रा भी कहा गया, उनको गुण भी कहा गया, और उनको कहीं कहीं भूत भी कहा गया। तो भूत, तन्मात्रा और गुण, ये सब एक ही पर्यायवाची है, और कहीं कहीं इनको विषय भी कहा गया, क्योंकि यही है शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन्हीं के माध्यम से जगत में वो सूचनाएं प्राप्त करता है। तो वह जो उनको कहीं कहीं विषय भी कहा गया है। तो जब इंद्रियार्थ का शब्द कहीं भी आगे कहीं आए और शब्द आए इंद्रियार्थ, तो इंद्रियों के अर्थ, यानी अर्थ माने विषय, इंद्रियों के विषय का अर्थ यही होगा, कौन,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो इसमें एक श्लोक है, उस पर अधिक हम लोग नहीं जान रहे, पहले बता चुके। सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादय अगुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेषित मुच्यते। तो सार्था माने सा अर्था, अर्थ माने यही अर्थ आया है। अर्था माने विषय, इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषय कौन है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये हो गई। और सा अर्था, अर्थों के साथ जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और उनके क्या है? अर्था, सा अर्था माने अर्थों के सहित। अब अर्थ क्या थे? विषय क्या थे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और गुरुवाद क्या था? वही था जो हमारे 20 विशिष्ट गुण हैं, उनकी बात कर रहे हैं। गुरु सर शीत मंद मृदु पिछल जान, वो वाले हमारे, उसको पूरा कहने की आवश्यकता नहीं, पहले जानते हैं आप लोग। फिर बुद्धि, बुद्धि का अर्थ यह था कि बुद्धि के साथ साथ ज्ञान, अहंकार, स्मृति, चेतना, ये सब शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ये अहंकार भी उसमें शामिल है बुद्धि में, ये इनके बिना संभव नहीं है। और प्रयत्नांता परादय, प्रयत्नांता जो प्रयत्न में अंत हो रहा हो, कौन सा ऐसा है? पानी दे रहा हूं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न। प्रयत्न में अंत हो रहा है, तो ये प्रयत्न है 5। और परादय माने पर अपर वाला, जो हमें 10 सामान्य गुण जिनको हम कह रहे हैं, उन इन सब से इनको कहा गया, यही गुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि। और ये गुणा प्रोक्ता यहाँ तक हो गया। और फिर अगला श्लोक था, वो हमारा दूसरा था, जिसमें प्रयत्नादि कर्म चेषित मुच्यते। जो प्रयत्न आदि को कर्म कहा जाता है, जो प्रयत्न से किया जाता है कर्म, उसको हम लोग कहते हैं कर्म। तो ये उसका वो है। ये थोड़ा सा बताने की आवश्यकता थी कि ये श्लोक जो है बड़ा श्लोक है, और कहीं कहीं न कहीं आता है। अब ये हम लोगों ने पहले से बता चुके हैं, इस पर अधिक हम लोगों को चर्चा नहीं करनी है। हम लोग आगे आकाश महाभूत से शुरू करते हैं। तो इसके जो आकाश महाभूत जब हुआ, तो हम उनकी बात कर रहे हैं कि मृदु लघु सूक्ष्म सूक्ष्म शब्द गुण बहुलान्या आकाश आकाश आकाशात्म कानी तानी मारदव सौशीर्य लाघव कराणी। उन्होंने कहा कि ये जो मृदु लघु सूक्ष्म, अब हम लोग समझ रहे हैं कि मृदु है, लघु है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, चिकनाहट है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। शब्द गुण प्रधान हो, उन्हीं को ही हम लोग आकाश महाभूत से, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि इन गुणों के आधार पर, इस द्रव्य के और इस गुण के और इनके कर्मों के आधार पर हम लोग चिकित्सा में इसका प्रयोग करेंगे। तो ये गुण प्रधान जो होंगे, ये वाले गुण प्रधान होंगे, वे आकाश संबंधित द्रव्य कह जाएंगे। और इसमें कर्म क्या होंगे इनके? इनसे कर्म माने इनसे क्या उत्पन्न होगा? तो मृदुता उत्पन्न होगी। मृदुता माने मृदु, सॉफ्टनेस होगी। सुशीलता, हड्डियों में छिद्र हो जाएगा। और लघुता मतलब, यानी अगर आपको, लघुता माने छोटा होना। और लघुता का दूसरा अर्थ ये है कि ऐसे शरीर में प्रयोग जो आपके लघु, आपको लघु बनाते हैं, ऐसे ऐसे। चूंकि ये उनकी आयुर्वेद में, ये चिकित्सा में उनके द्वारा कोई जड़ी बूटी का प्रयोग की जाती थी, यानी कोई केमिकल, कहीं कहीं केमिकल के रूप में कह लीजिए, तो वो भी प्रयोग होता था। इसलिए उनका रूप करा। हमारे यहाँ क्या है, ऐसे करने से, जिसमें अगर इन आकाश महाभूत का प्रयोग करेंगे, तो हम जब एक नंबर जो हमारी है उस पर कार्यवाही करेंगे, तो उससे लघुता उत्पन्न होगी। तो इसको जानने से हमको, एक को हम जब ट्रीट करेंगे, तो ये सब रिजल्ट हमको मिलेंगे। तो देखिए सब पंच महाभूतों प्रथम आकाश की उत्पत्ति है। हमारे यहाँ प्रथम तय है, हमारे आकाश प्रथम तत्व है और प्रथम महाभूत है। यही पहले पैदा हुआ है, तम के बाद, तम से यही पैदा हुआ आकाश महाभूत हमारे यहाँ ये है। इसका शब्द जो है, इसकी गुण क्या है? तन्मात्रा या भूत। देखिए, तन्मात्रा, भूत, और कहीं न कहीं इंद्रियार्थ, इंद्रिय विषय भी यही होगा। शब्द शब्द है, और इसका विशिष्ट गुण क्या है? अप्रतिघात, चिकनापन है। चिकनाहट मतलब कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कहीं आप जो स्पेस है उस पर कहीं भी आप रेजिस्टेंस नहीं देखते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो आकाश महाभूत की ये गुण है। और सौशीर मन छिद्र युक्त है, सुशीरता माने छिद्र युक्त है। जैसे आकाश से पानी बरसता है, वैसे ही सुशीर है। हमारे यहाँ हम लोगों ने इसके अपने शरीर की त्वचा के रूप में इसको माना हुआ। भौतिक जगत में आकाश को
गगन का पर्यायवाची माना गया है। लेकिन हमारा ये है, हमारा आकाश बहुत विस्तृत शब्द है। और देखिए सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म हो, देखिए यहाँ सूक्ष्म उसके गुण है, लेकिन उसकी व्यापकता बहुत है। देखिए व्यापक बहुत है वो, तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आकाश को एक और रूप में देखिए, आकाश माने आपका अवकाश, स्पेस, स्पेस के रूप में भी उसको हमको देखना पड़ेगा। तो स्पेस, होल्स, पोर्स, इन सब के रूप में भी हमको देखना पड़ेगा। तो पहला तो एक क्या हुआ, कवरिंग हो गई। अब देखिए यहाँ पर उसी को उन्होंने ये बताया है, शरीर अंग उपांग के आवरण के आधार पर, यानी जो बाहरी त्वचा होगी या जो अंदर कवरिंग होगी, कोई भी कवरिंग होगी, उन सबको हम मानेंगे आकाश है उसका। फिर जो छिद्र है, कैविटी, हम लोग कह रहे हैं ना कि होल, होल जो कैविटी, होल और स्पेस, कोई भी स्पेस कैविटी के रूप में होगा तो उसको भी हम लोग मानेंगे। और जो रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस के गुण है, तो नॉन रेजिस्टेंस, तो नॉन रेजिस्टेंस जो होगा तो इन रूप में हम उसको अपने को, हमको चिकित्सा में देखना है। कैसे हम लोग देखें ये हम, तो पूरे शरीर में त्वचा, देखिए कहाँ कहाँ त्वचा, त्वचा हमारी बाहरी है, तो बाहर से अगर बाहर को पूरे शरीर को देखें तो हमारी त्वचा हो जाएगी। अंदर भी तो है, अंदर जितने भी उसके आवरण हैं, वो जैसे हम लोगों ने डायफ्राम के, जैसे ही हार्ट और लंग्स के बाद उतरते हैं नीचे, तो हम लोग डायफ्राम से दो भागों में बांटते हैं शरीर को, जो ऊपर नीचे के रूप में बांटते हैं। तो यहाँ जो थोरेसिक है, तो हमारे कैविटी कितनी है, कैविटी अगर हम कहें तो वैसे तो 3 कही जाती है, लेकिन आप 4-5 कह सकते हैं। क्रेनियल कैविटी माने जो सर की है, थोरेसिक कैविटी माने जो चेस्ट की है, एब्डोमिनल कैविटी जो पेट की है, और उसके नीचे भी हम लोग कह सकते हैं पेल्विक कैविटी। और कभी कभी हम लोग पीछे जो स्पाइनल है, उस स्पाइनल कैविटी में भी बोल देते हैं। तो वो, तो यानी इस प्रकार कुल 5 कैविटी का कंसेप्ट हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 3 कहा जाता है, क्रेनियल, थोरेसिक और एब्डोमिनल। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे ही बोल देते हैं कि उसी को हम लोग पेल्विस कैविटी बोल देते हैं, लेकिन पेल्विस कैविटी के कहीं कहीं कंसेप्ट है और कहीं नहीं। बट हम लोग को चिकित्सा में यूज करना है। पेल्विक कैविटी का अर्थ हुआ कि जो पीछे नीचे नाभि से और नीचे जो है वो पेल्विक कैविटी के रूप में है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखें अगर, तो हर थोरेसिक क्षेत्र में जो भी है, फेफड़ा है, हमारा हृदय है, तो सब कोई ना कोई मेम्ब्रेन के द्वारा है, कोई मेम्ब्रेन उसको कवर किए हुए है ताकि वो अपनी जगह स्थिर रहे। अब देखें आकाश को हम लोग हृदय को कहा है, हम पेरिकार्डियम की बात करते हैं, तो पेरिकार्डियम में भी 3 है। पेरिकार्डियम में बाहर का, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, यानी 3 शब्द, एंडो, मायो और पेरी, 3 शब्द हैं। यही आप आगे चल के देखेंगे ऐसे रूप में। फिर लंग्स में हम लोगों ने कहा कि लंग्स में भी तो हमारा प्लूरल है, वो लंग्स को भी सुरक्षित रखता है, तो 2 उसकी कवरिंग होती है, वो प्लूरा कहलाता है, तो वो भी कवरिंग है। तो उसमें प्लूरा में क्या होता है, दो उसके दो बैग टाइप के होते हैं, और उसके बीच में हमारा एक द्रव होता है, तरल होता है, वो क्या करता है, घर्षण से बचाता है ताकि वो फ्रिक्शन ना हो, वो कोई झटका न लगे उसको, उससे बचाता है। और दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं स्लाइड की तरह, यानी अगर इस वाले को ऊपर वाले को उठाएंगे तो नीचे वाला अपने आप भी उठेगा। इसीलिए डायफ्राम का रोल है कि डायफ्राम की जो एब्डोमिनल के मसल्स होती हैं, वो भी सांस लेने में आपको सहायता देती हैं। वो पहले डायफ्राम यूं होता है, तो जब वो सांस लेंगे तो यूं यूं हो जाएगा, तो और ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, फिर जब ऑक्सीजन हटाना होगा तो यूं हो जाएगा। तो इस तरह का उसका आवरण है। फिर इसी में अगर दोनों कैविटी जो दोनों प्लूरा वाले होता है जो, तो अगर इस प्लूरा में इसका जो उसका आवरण है प्लूरा, तो प्लूरा भी तो आकाश हुआ। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम हो गई और तरल पदार्थ कम हो गया, तो तरल पदार्थ कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्लूराइटिस हो जाएगी। प्लूराइटिस, जब हम आइटिस जब भी बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कोई इन्फेक्शन टाइप का हुआ है, कोई प्लूराइटिस माने किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग हो गई है, तो ये आइटिस कहलाती है। तो हम लोग आगे 3rd सेमेस्टर में जो लोग जा रहे हैं वो आइटिस और ओएसी, ओज प्लूराइटिस,
उनका देखेंगे। वेरिकोज, जैसे वेरिकोज वेन्स, प्लूराइटिस, ये सब चीजें शब्द में आएंगे। तो जहां घर्षण की बात हो रही है, स्वेलिंग है, तो वहां घर्षण हो गया तो कारण स्वेलिंग हो गई, तो प्लूराइटिस हो गया। अब यही तरल पदार्थ जब बढ़ गया तो प्लूरेसी हो गई। वो सब इन्फेक्शन के ही पॉइंट है। तो इसको हम लोग आगे इसी से समझ करके हम लोग आगे कि करेंगे कि आकाश बढ़ा है कि घटा है, इस आधार पर। देखिए हृदय में पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम है, और देखिए अंदर वाला जो है एंडोकार्डियम, और बीच वाला मायोकार्डियम। ठीक, तो इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे। फिर पेरिकार्डियाटिस अगर देखिए कहीं कोई उसमें होगा, तो जो भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होंगी, इन्फ्लेमेशन माने जैसे कोई इन्फेक्शन आता है तो इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, वहां पर सारे हमारे शरीर के सेल वहां पर संकेत के रूप में दौड़ने चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वहां सुरक्षा की आवश्यकता है। जैसे आपके घर में हो और दो चार गुंडे बाहर से आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत अपने मोहल्ले वालों को, अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को बुला लेंगे, तो वो सहायता के लिए आपके आ जाएंगे। तो उसको जहां भी होगा तो आइटिस हो जाएगा। ITIS लास्ट वाला शब्द देखिए, पेरिकार्डाइटिस, यानी पेरिकार्डियम में कोई इन्फ्लेमेशन आ गया है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वो इन्फार्क्शन कहलाता है। मायोकार्डियल में इन्फार्क्शन वगैरह है, तो वो इन्फार्क्शन माने कहीं पर कोई सप्लाई किसी तरह की रुक गई, तो वो क्या करती है? इन्फार्क्ट हो जाती है, वो वहां से डैमेज हो जाते हैं। तो ये सब आकाश महाभूत के रूप में है। ये सब आकाश महाभूत के रूप में है। अब देखिए उदर में क्या है, एब्डोमिनल कैविटी में क्या है? हम लीवर, हम लोग देखें राइट में लीवर है, स्प्लीन हमारा लेफ्ट में है, पैंक्रियास हमारा बिल्कुल लेफ्ट में है, और ड्यूडेनम जो है हमारा थोड़ा सा बीच में है, राइट की तरफ बीच में है। गॉल ब्लैडर हमारा जो है राइट में है, लीवर के नीचे है। स्टमक हमारा लेफ्ट साइड में है, छोटी आंत बिल्कुल बीचों बीच है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच है। तो उसके अपेंडिक्स हमारा राइट तरफ, लार्ज इंटेस्टाइन का प्रथम शुरुआती में जो होगा, वो जहां सीको इलियल वाल्व होता है, यानी राइट में जैसे ही इलियम खत्म होती है वैसे सीकम शुरू होती है, तो सीको इलियल वाल्व कहलाता है वो, वहीं पर अपेंडिक्स होता है। अब पकवाशा ड्यूडेनम, ड्यूडेनम हम लोग देख ही रहे हैं, ड्यूडेनम हो गया। मलाशय रेक्टम माने लास्ट एलाई का, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पॉइंट। पिट्यूटरी ब्लैडर, डिम्बाशय, ओवरी, ओवरी नीचे पेल्विक कैविटी में होगी, पूरा प्रोस्टेट पेल्विक कैविटी में होंगे, ये किडनी, ये। तो इन सब में कहीं ना कहीं कोई झिल्लियां हैं जो कवर कर रही हैं, और ये जो है ये बनती है, तो इनको भी पेरिटोनियम कहलाती है, ये पेरिटोनियम के द्वारा कवर होते हैं। तो वो भी आप समझ लीजिए। अब इसमें एक लिखा हुआ है कि ये जो इसकी है कवरिंग है 3-4 मीटर दीवारी की, इसको ये आपका यूट्रस की कवरिंग का पॉइंट बता रहे हैं कि यूट्रस की लगभग 2 से 5 मिलीमीटर की उसमें होती है। तो यूट्रस में भी 3 तरह के उसमें होंगी, एंडो, मायो, पेरी। तो वहां भी 3 तरह की आपको, वो भी सब कैविटी है, जो आप जो भी झोल है, जो भी बैग है, वो सब कैविटी के रूप में है। अब देखिए यहाँ अब चिकित्सा जब आएगी, कभी कोष अगर दिशाहीन होंगे या निष्क्रिय होंगे, तो उनको सक्रिय की संख्या कम हो जाएगी। तो क्या होगा? वो बीच में क्या करेंगे? वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। प्रॉब्लम क्रिएट, जैसे 2 चीजें होगी, जैसे कोई बदमाश है उनकी संख्या बढ़ जाए तो वो नेचुरली पूरे समाज को प्रभावित करेंगे। और जो ऐसे कोष जो जिनका एक डायरेक्शन है, एक सही दिशा है, उस दिशा से जो भ्रमित हो जाएंगे, तो वो उनको निष्क्रिय कोष मान लीजिए, या सक्रिय कोषों की तुलना में वो दिशाहीन कोष मान लीजिए। वो क्या करेंगे? वो हमेशा अपनी बात को फैलाने के लिए, यानी अपनी तरह का जो अपने शरीर के नियम है, जो शरीर के रक्त के प्रवाह के नियम है, जो ब्लड के हैं, जो तरल के हैं, इन जो ऊर्जा के हैं, इन प्रवाह नियमों को नहीं मानते। तो वो क्या करते हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं और वहां अपने कॉलोनी बना देते हैं। कॉलोनी माने घर, घर माने कई घर, कॉलोनी माने कई घर बना लेते हैं। तो उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। यानी जब कभी
समाज वो शरीर के नियमों को न मानने वाले कोष, जो दिशाहीन कोष हैं, वो जब कभी संख्या में इकट्ठे होंगे तो एक एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की ओर बढ़ते हैं, इस और कई ऑर्गन में फैल जाते हैं, तो इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक, यदि उपचार सही नहीं हुआ तो यह कैंसर जैसे रोगों को जन्म देता है। अब वही है कि इनको कोई इन निष्क्रिय कोष, निष्क्रिय माने हमारे सक्रिय कोष, हमको आवश्यकता है स्वस्थ और सक्रिय कोषों की, इनके विपरीत कोई कोष है तो हम उसको निष्क्रिय कोष कह सकते हैं। तो ये इनकी वृद्धि होगा तो चिंता का विषय होगा। अब हम लोग देखिए ये बता रहे हैं कि पूरे इन्होंने ये जो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, ईएवी कहलाता है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, ये उसका पूरा नाम है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा जो टीसीएम को उसके परिभाषित कर दिया, उनके बिंदुओं को। कोरिया के प्रोफेसर पार्क जेबू ने क्या किया, इन्होंने सुजोग एक्यूप्रेशर शुरू किया, जो उन्होंने हाथों और उसमें, और सुजोग माने हाथ पैर में, जो उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी को और अपने मेरी मेरिडियंस को स्थापित कर दिया। और हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या किया, उसमें भी हम लोगों ने हाथों में अपनी मेरिडियंस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल मेरिडियंस की खोज कर लिया। इसके अलावा और भी कि कलाई में हम लोगों ने मेगा मेरिडियन का कंसेप्ट। तो इन सब का तो कोई बात नहीं है। जो वाल थिकनेस जब भी होगी, कोई वाल थिकनेस कहीं भी हो रही होगी, तो यानी क्या हो रहा है, आकाश बढ़ रहा है। आकाश माने उसका स्पेस बढ़ रहा है ना, तो वो हमेशा आकाश के संदर्भ में हम लोगों को देखना है। अब आकाश का संयोग देखें, आकाश कहाँ कहाँ संयोग करता है। संयोग क्या, आकाश का सबसे अधिक संयोग जो है, पहला किस पर, वायु के साथ होता है। तो वायु के साथ जब स्पर्श करता है तभी वो किसी स्पर्श की अनुभूति बताता है। तो वो जितने लोगों पे अनुभूति कर सकता है, तो उसी को बोलते हैं कि अगर कोई है, उन्होंने सामान्य गुण देखा कि भाई सामान्य गुण है, तो कहाँ कहाँ उनके गुण होंगे, तो वो किसके किसी सारे तत्व हैं, सारे पदार्थ हैं, सारे महाभूत हैं, ये महाभूत कहाँ कहाँ अपने को संयोग कर सकते हैं, क्योंकि संयोग उसका एक मात्र पहला गुण है ना, होना चाहिए। तो वो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ संयोग संभव है, उन्हीं गुणों से हम लोग लिया। सर्वाधिक वायु के साथ संयोग करता है, और भी करता है, लेकिन सबसे अधिक वायु के साथ करेगा, क्योंकि आकाश स्पेस है। जब तक वायु के साथ स्पर्श का संयोग नहीं होगा, वायु की गति क्या, वायु की जो तन्मात्रा है क्या है, स्पर्श। तो जब तक आकाश का वायु के साथ संयोग नहीं होगा, तब तक अनुभूति नहीं होगी आपको। तो ये उसके संदर्भ में सबसे सर्वाधिक वायु के साथ करेगा। आकाश में क्रियाशीलता न्यूनतम है, सब कहाँ क्रियाशील है, कुछ नहीं, स्पेस है लेकिन वो शून्य है, एक्टिव नहीं है, तो क्रियाशीलता उसकी न्यूनतम है। तो अब वायु के साथ जब उसने संयोग किया, तो हम लोग देखते हैं कि एक बल क्रिएट होता है। उस बल को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो बल वात कहलाता है। तो यानी आकाश प्लस वायु मिल करके वात के रूप में करते हैं। और ये वायु, ये वात जब तक आपके शरीर में संतुलित अवस्था में होता है, तो ये सर्वाधिक प्रबल होता है और शक्तिशाली होता है, और ये बल के रूप में होता है। लेकिन यदि यह दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऐसा हो कि यह संतुलित न हो, जो संतुलन उसका होना चाहिए उसमें संतुलित न हो, तो क्या होगा, असंतुलित अवस्था में ये दोष के रूप में स्पष्ट होता है, दोष के रूप में माना जाता है। तो इसीलिए सामान्यतः इनको दोष के रूप में कहते हैं, लेकिन वर्चुअली ये बल है। अब शब्द स्पर्श भौतिक रूप से उल्लेख है, देखिए वही उनके शब्द स्पर्श के माध्यम से आकाश और वायु का संपर्क होता है। तो आकाश महाभूत छिद्र के रूप में भी है, हम लोग त्वचा के रूप में देखते हैं। तो स्पर्श मात्र से ही तो हमको हमारे सारे इन्हीं से तो हमको संकेत मिलता है, और इन्हीं से तो हमारा मन समझता है। तो वो उन्हीं कह रहा, वही कह रहे हैं कि स्पर्श से ही बहुत से रोग आपके दूर हो जाते हैं। स्पर्श से बहुत से रोग दूर हो जाते हैं। जैसे इसमें सबका दिया हुआ है कि संयोग पक्ष में जो है नवजात शिशु है,
माँ से स्पर्श पाता है तो उसको एक प्रेम की अनुभूति होती है, एक स्पंदन पैदा होगा और वो उस पे वो अपना एक कम्युनिकेशन होगा दोनों के बीच में होगा। अब नारी पुरुष, पति पत्नी के रूप में, प्रेमी प्रेमिका के रूप में अग्नि और आकाश का संयोग होगा, क्योंकि वहां अग्नि चाहिए और आकाश होगा। जब तक आकाश नहीं होगा तब तक अग्नि की वो चेतना नहीं आएगी। जब माँ बाप होगा तो वहां क्या होगा, वहां जल का और आकाश का संसर्ग होगा, क्योंकि जल वो ऐसा गुण है जो संयोग तो करता है, लेकिन जल जो है वो कोमल भावनाओं को फिर सृष्टि करता है। तो वो है जब माँ का स्पर्श है, पिता का स्पर्श है, भाई बहन का स्पर्श है, ये जो स्पर्श है जल और आकाश का तब है। अब कहीं अभी किसी जगह पर त्वचा में कोई आपके गांठे आ जाए तो त्वचा तो हम लोग मान रहे हैं आकाश, आकाश के साथ कौन हुआ, पृथ्वी तत्व का संयोग हो गया। तो ये जो चीजें हो गया कि इन्हीं से हम लोगों को पूरा ये समझना है कि कैसे हम लोगों का इसी को चिकित्सा में यूज करना है कि कहाँ कहाँ संपर्क है और कैसा है। शरीर का भाग पार्थिव है तो आकाश पार्थिव है। अब लिखना है, पॉजिटिविटी के साथ साथ एक ये भी आया है कि कहीं निगेटिव असर क्या हो सकता है कि असमय और अयोग स्पर्श, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अयोग मिथ्या योग है ना, अतियोग अयोग मिथ्या योग, आकाश और अयोग स्पर्श जो आपको नहीं चाहिए, जहां स्पर्श आपको नहीं करना है वहां वो समाज के लिए अभिशाप हो सकता है। ये समाज के अवधारणाओं में इस चीज को कहा गया है। तो अब काल दिशा मन वाले में है। अब अगर काल और दिशा, अगर दिशा कहीं आपको दिशाहीन हो गई तो दिशाहीन स्पर्श जो होगा, यानी दिशाहीन दिशा और आकाश का स्पर्श जो है आपके चरित्र के निर्माण को नीचे ले जा सकता है। और अगर वही दिशा युक्त है और आकाश और दिशा दोनों समभाव में है तो आपके चरित्र का निर्माण कर देगा। मन क्या है, मन के साथ शरीर का स्पर्श हुआ, संपर्क हुआ तो क्या होगा। मन जो है, अगर मन आपका बहुत अच्छा है, उसको शरीर का महाराज कहा गया है आयुर्वेद में। शरीर का महाराज है अगर मन, तो क्या करेगा, वो जो भी संयोग करेगा, जो भी संपर्क करेगा, जो भी आकाश करेगा, उसमें क्या करेगा, उसमें वो अच्छी बातें करेगा। तो वो महाराज कहा गया है। कहीं यही अगर विचलित हो गया तो वो तो इस महाराज है, उसने जहां भी विचार कर लिया वहां जो है वो चाहे चरित्र निर्माण हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उससे कोई निर्माण तो संभव है। तो वही उसी बात की कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कहीं भी आकाश से स्पर्श हुआ, और चाहे महाराज का हो चाहे मन का हो, मन से जुड़ गया तो दासी पुत्र, और उसमें उन्होंने कहा कि दासी पुत्र भी राज कर सकता है। ये उसकी बात उन्होंने कही है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो अब अगर कोई, जैसे हम इसमें चिकित्सा का एक सामान्य उदाहरण है, आप लोग इसको आगे पढ़ेंगे तो इसको और बढ़िया से फैलाएंगे। अभी क्यों समझने के हिसाब से समझिए, अगर हम लोगों ने शल्य क्रिया के द्वारा किसी को निकाल दिया है तो अब उसमें स्पेस हो गया ना, मान लीजिए ये स्पेस क्रिएट हो गया, तो इस स्पेस को हम लोग अगर हमको करना, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑर्गन था, उस ऑर्गन को निकाल दिया, अब हम लोग को उसको ट्रीटमेंट करना है। तो वो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि उस क्या करना पड़ेगा इसको, कि इसमें हम लोगों ने एक स्पेस रिक्त हो गया ना, यहाँ कुछ है नहीं, अगर होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई रिक्त हो गया है तो इसको हमको सिडेट कर देना है, इसको हम सिडेट कर देंगे। और हम हमारे पास एक पांचवा
वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और हमने कहा है कि जो भी पहला गुण है वो दूसरे में है, दूसरे में तीसरे में है, तीसरे में चौथे में, चौथा वाला पांचवें, यानी सारे गुण जो है पांचवें में सारे गुण है। तो अगर हम 5 को ट्रीटमेंट करेंगे, यानी 5 को हम टोन करेंगे, तो पार्थिव द्रव्य क्या होगा, वो सारे गुण ले लेगा, आकाश भी, वायु भी, अग्नि भी, जल भी, पृथ्वी भी। तो ये एक ट्रीटमेंट का पैटर्न है कि यदि कभी आपको ये लगे कि आपको कोई सृष्टि करनी है, तो सृष्टि करने के मतलब इस स्पेस को खाली भरना है, तो अगर केवल 5 को टोन कर देंगे तो आपको ये सृष्टि भर सकते हैं। अभी आपको दिशा के प्रोटोकॉल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी आपको ये डायरेक्शन मिल रहा है कि मान लीजिए ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो 2 पॉइंट्स वन सेडेट 5 टोन। वन माने पार्थिव, वन माने आकाश, आकाश में जो स्पेस था उस स्पेस को आपने बंद कर दिया, ऐसे कर दिया, इसको यूं था इसको यूं कर दिया, तो ये वन सीडेट हो गया। वन सीडेट में ये जगह जो कैविटी बन रही थी वो कैविटी शून्य हो गई, और 5 इस जगह पर जो हमको भरना था थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या भरा, हम लोगों ने पार्थिव तत्व भर दिया। तो वन सीडेट 5 टोन करके हम लोगों ने इसको पार्थिव तत्व भर दिया। तो ये हमारा एक फंक्शनल हो गया, जो नॉन फंक्शनल था वो हमारा फंक्शनल हो गया। तो वन सीडेट 5 टोन। ये अगर कभी इसी में कहीं नोट कर लीजिएगा, अगर कभी कभी द्रव्य में किसी में आएगा तो 0 टोन, 0 और 5 टोन कर देंगे तो क्या होगा, 0 भी माने वही हुआ सृष्टि, 0 में कुछ नहीं था, 0 माने सृष्टि, 0 माने हम लोग बोलते हैं ना दाहिने सृष्टि वाला है, तो ये सृष्टि है। तो 0 यहीं से शुरुआत हुई सृष्टि की। तो सृष्टि 0 टोन और 5 टोन, अगर 0 और 5 दोनों टोन कर दें तो हम लोग एक नई क्रिएटिविटी कर सकते हैं, एक सृष्टि से पार्थिव, पार्थिव में सब है, तो यानी आपके अंदर सारे तत्व आ गए, 0 भी आ गया और पांचवें के माध्यम से 1 2 3 4 5 सब आ गए। ये एक डायरेक्शन आपको यहाँ से इसको सीखने की आवश्यकता है, कैसे हम लोग आगे इसको यूज करेंगे। वायु के संसर्ग में करेंगे तो क्या होगा, वायु के उसमें कहा कि आकाश के भूत शब्द का आवश्यक है, और कोई मेम्ब्रेन की मोटाई बढ़ जाएगी और उसकी तन्मात्रा लोप होने लगेगा, तो क्या होगा, अब कोई ध्वनि निकलेगी, तो जहां जहां उसकी मोटाई बढ़ रही है, जहां जहां उसमें ध्वनि आ रही है, जहां जहां लोग, अगर तन्यता लोग, तन्यता मान इलास्टिसिटी, अगर इलास्टिक कम हो रही है तो क्या होगा, कौन सा वो होगा, वो भी तो आकाश है, आकाश में क्या मृदु, अगर मृदुता खत्म हो रही है तो वो भी वो है। तो इसीलिए मृदुता के लिए भी, अगर मृदुता आपकी घट रही है तो मृदुता को बढ़ाने के लिए भी वन टोन करना पड़ेगा। फिर अगर दीवारी बढ़ गई, दीवार मोटाई बढ़ गई तो भी आपका आकाश प्रभावित है। ध्वनि निकली तो भी ये संकेत है कि आपको कहीं ना कहीं उस ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है। ध्वनि क्योंकि शब्द है, शब्द है, शब्द माने ध्वनि, तो ध्वनि है, ये हो रहा है। अगर कभी आपको लग रहा है कि डकार खूब आ रही है तो यानी वो कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार ध्वनि जहां अधोवायु है वो ध्वनि सहित अगर निकल रही, ध्वनि रहित है तो ठीक है, लेकिन ध्वनि सहित है यानी वो कहीं ना कहीं ऑर्गन, जिस ऑर्गन में वो कहीं जा रही है या उस ऑर्गन से निकल रही, वहां पे प्रॉब्लम है। फेफड़े अगर वो है और उसमें कोई आवाज आने, हृदय में आवाज आने लगे तो आप समझ सकते हैं, हृदय आपको फील होने लगे कि हम हृदय धड़क रहा है, तो यानी पैल्पिटेशन बढ़ी हुई है, यानी कहीं प्रॉब्लम है। तो इस रूप में हम लोगों को इसको समझना है। तो छिद्र हो गया हम लोगों का, स्पेस हो गया, ये सब जो है हमारे जहां रेजिस्टेंस हो रहा है, रेजिस्टेंस होने लगा वहां भी आप समझिए। अब हम लोगों ने सबको सब जगह पर, हम लोग जो होल्स है उनको सब जगह स्थापित कर रखे हैं, सारे होल्स को हम लोगों ने 9 10 होल्स को अपने अपने जगह पर हम लोगों ने शुरू में रख दिए हैं, नाभि से लेकर के और सारे होल्स पर, स्क्रिप्टी होल, इन सब होल्स पर उपचार करने के लिए क्या करना है वो सब इसी से मालूम होगा। ये सब होल्स आकाश की श्रेणी में आते हैं, तो 9 महाछिद्रों के माध्यम से कार्य करते हैं। तो अगर रोग का प्रादुर्भाव हुआ तो दिशा ऊर्जा का भी उपचार आवश्यक है। अगर मलमूत्र का, देखिए दिशा का
जो संयोग बता रहे हैं, मलमूत्र का निकास अगर अवरुद्ध हुआ और उसका स्ट्रक्चर प्रभावित हो गया, तो हमारा स्ट्रक्चर माने आकाश, तो आकाश माने स्ट्रक्चर। तो अगर कभी कोई भी प्रॉब्लम कहीं स्ट्रक्चर में आ रही है, तो यानी हमको आकाश को ही ट्रीटमेंट करना है। क्रिएटिव होल में कहीं पर एंडोमेट्रियम वॉल की मोटाई बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा आकाश बढ़ गया है। तो इसका उसका जो हमको ट्रीटमेंट देना है वो आकाश तत्व पर देना है, ये इसका अर्थ, ये इन सब का अर्थ है। और आपका कोई इसमें है नहीं, सब उसी पर है। तो शब्द है, भौतिक स्वरूप है, छिद्र है, चेतना है, ये और सब आपको पढ़ने के लिए है। ये छिद्र जो भी होंगे एंडोमेट्रियम वॉल की अगर मोटाई बढ़ रही है, उसमें 3 इसमें लिखा हुआ है, तीन जो उसके स्ट्रक्चर होती हैं यूट्रस में, तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम 3 होते हैं। तो अगर उनकी मोटाई बढ़ रही है, एक नॉर्मल समय पर आपकी है, कुछ समय तो बढ़ती है, जो समय आपके उसमें 5 डेज में कुछ समय तो बढ़ेगी, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम वॉल बढ़ना शुरू होगी। लेकिन जब उसको शेड हो रही है, मतलब शेड ऑफ खत्म हो रही है, तो उस समय जो नॉर्मल स्टेज में उसकी वॉल की मोटाई होगी वो नॉर्मल होनी चाहिए, जो हमारे स्टैंडर्ड है 3 से 5 या 2 से 5 mm। अगर वो कहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, और वो हम लोगों को ट्रीटमेंट उसमें 1 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, ये उनका कहना है। इस प्रकार हम लोगों का द्रव्य ये जो है अप्रतिघात, मतलब अप्रतिघात शब्द है, अप्रतिघात है, और उसका स्पेस है, छिद्र है, इन सब के रूप में है, छिद्र युक्त है वायु। वायु में है, देखें, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोथ विशुद्ध खरा है, विपरीत गुण ही द्रव्यम मार्दवम, हाँ रोक्ष नहीं, अच्छा दूसरा वाला है, मारुता संसाम्यति, संसाम्यति। अब इसका दूसरा लघु सूत्र, तो इसमें आप संस्कृत में जाइए, लघु शीत रुक्ष खर विशद सूक्ष्म और स्पर्श गुण, हम लोगों ने इसको पढ़ा है, और ये वाले गुण हम लोगों ने बताया कि दोनों लघु, इसमें शीत, वायु में शीत गुण भी है और जल में भी शीत गुण है, बस इसमें रुक्ष है, जल में रुक्ष नहीं है। रुक्ष इसमें है, रुक्ष आपको अग्नि में हो सकता है, अग्नि में होगा, विशद इसमें है, विशद अग्नि में भी होगा। तो ये जो होगा उनको कहेंगे हम लोग, इनके सेवन से क्या होगा, इनके सेवन से होता क्या है, रुक्षता आती है। रुक्षता माने थोड़ा सा रफ हो जाता है। ग्लानी, क्यों? क्यों ग्लानी विचार, ये सब जोड़े गए हैं क्रिएटिविटी की, उसमें जो विचार कर रहा है वही ग्लानी करेगा, जो लगातार विचार कर रहा है वही कभी एक्टिव होगा, तो कभी ग्लानी में डूब जाएगा। इसीलिए जहां विचार का कंसेप्ट है वहीं पर ग्लानी का कंसेप्ट आ रहा है। विषद का बहुत अलग, बहुत मीनिंग है, तो उसको हम लोग बता देंगे, कभी उसमें डाल देंगे कि विषद के बहुत वो है। लेकिन विशद का मतलब देखिए 2 चीजें, एक साफ सुथरा भी होता है, स्पष्ट भी हो सकता है, क्लियर हो सकता है, बहुत मतलब बड़ा ठीक करने वाला भी हो सकता है, और लघुता। तो ये विशद के बहुत पर्यायवाची बहुत अधिक है, वो उसमें कभी ग्रुप में डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत है पर्यायवाची उसके। तो निरंतर गतिशीलता, वायु की सबसे बड़ी क्या है, चलनशीलता है, और चलता है लगातार, निरंतर चलायमान है। तो यानी वो संपर्क इसीलिए जब कभी करता है तो किससे होता है, वो संपर्क करता है आकाश से, तो सबसे दिखता है। तो गतिशीलता क्या है, जीवन में लयबद्धता, जीवन में अगर आप लयबद्ध हैं तो आपको समावेश इसमें गतिशीलता कहना इसमें है। तो ये आप इसको वायु को इस रूप में आप समझिए। तो सारे वेदों में, स्पेशली यजुर्वेद में, तो हम लोग 3 ही का, अग्नि, जल, वायु, 3 को ही कहा है, और कवरिंग कहा है, आकाश को कवरिंग और पृथ्वी को आधार। तो एक कवरिंग हो गया, एक आधार हो गया, इन दोनों के बीच में जल, वायु और अग्नि 3 है। तो 3 को ही मेन कहा गया है कि 3 जो है मेन ऊर्जाएं हैं, और 3 जो है महाभूत मेन है। तो गतिशीलता और लयबद्धता अगर है तो जीवन है, और अगर ये नहीं है, कहीं गति कहीं रुकी,
तो वो मृत्यु का द्योतक है, क्योंकि जब तक मूवमेंट नहीं होगा तब तक जो है जीवन नहीं है, और जब मूवमेंट खत्म हो जाएगा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। स्पर्श, वही हम लोगों ने कहा कि स्पर्श इनका वो है। मूलभूत गुण चलत्व है, सरत्व माने तेजी से चलना, और उत्पन्न गति है, यही उसमें है। तो कोई भी, दिस इज द इनिशिएटर, आप नोट कर लीजिए, दिस इज द इनिशिएटर नंबर 1, यही इनिशिएटर है। जो हम लोग वाईएनएम में पढ़ते हैं तो जीरो यही है। अगर हम लोग वाईएनएम में जीरो की बात कर रहे हैं तो जीरो यही है, वायु, क्योंकि यही इनिशिएटर है। ये रोना, हंसना, गाना, निगलना, जो भी कार्य आपका शरीर करता है वो सब इसी की वजह से है। इसलिए इसको, अब इसके गुण क्या है, क्यों, रुक्षता और खरता, ये जब भी कभी शीतलता भी है, शीतलता भी है, कभी शीत भी हो जाता है, क्योंकि आप ठंडक भी इससे लगती है, तो शरीर पतला होगा, खुरदरापन होगा, बालों स्निग्ध होगी, तो ये आप समझ लीजिए स्निग्धता का अभाव होगा, बाल जो है खुरदरे होंगे, पतले टूटने लगेंगे, ये हो गया तो वायु की वजह से भी। तो वायु पर शरीर में जो हल्कापन आएगा, कहेंगे नहीं कि वायु में आप मोटा हो रहा आदमी तो कहेंगे टहलना शुरू कर दीजिए, तो जब टहलेंगे तो आप हल्कापन आएगा, मूवमेंट आएगा, गति आएगी, तो उससे हल्कापन आएगा। सूक्ष्म गुण होने के कारण वायु सर्वत्र प्रचलित, क्योंकि सूक्ष्म वो हर जगह प्रवेश कर जाएगा, तो इसके प्रवाह को जी सर आपने बताया कि वाईएनएम के अकॉर्डिंग ये नंबर 1 है, वायु नंबर 1 पर है ना? जीरो। तो इसका मतलब जीरो, हाँ जीरो पर है, तो इसका मतलब सर आकाश का कोई अस्तित्व नहीं है वाईएनएम के में? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, जब ऐसा हम इसके गुण की बात कर रहे हैं कि जो वाईएनएम में कंसेप्ट है, जीरो माने इनिशिएटर, उनमें 0, 1 और दो कंसेप्ट रखा गया ना, तो जीरो माने इनिशिएट जो कर रहा है, तो इनिशिएटर के रूप में वायु का सबसे बड़ा कंसेप्ट है, यही इनिशिएट करता है। देखिए ब्रेन की जो फंक्शन में इसी को माना गया है, आपका जो नर्वस सिस्टम होगा इसी से प्रभावित होगा, तो इसलिए इसको कहा गया है कि जीरो। हम ये नहीं कह रहे, हम पूरा उसको डिफाइन मत करिए, 0, 1, 2 में हम सर अभी तक जो मैंने समझा था वाईएनएम में कि 9 पॉइंट को 3 में कन्वर्ट कर दिया है, जैसे पहले पॉइंट में आ गया तम, आकाश और वायु, मुझे ऐसे लग रहा था कि इस तीनों को कन्वर्ट करके एक नंबर। वो कंसेप्ट नहीं है, पहले समझ लीजिए, वो कंसेप्ट नहीं है ऐसा। अभी आप उसमें उसको इस तरह डिफाइन मत करिएगा, ऐसे इसको समझना, अभी बहुत जल्दबाजी होगी उसको समझना। वो केवल उन्होंने जो है मेरिडियंस को, जो चाइनीज मेरिडियंस है उनको उन्होंने परिभाषित किया हुआ है, इस मेरिडियन पे कभी नहीं कहा है कि आकाश और वायु आपका जीरो में आएगा। मैंने बुक में नहीं था, मेरे माइंड में था सर कि ऐसे ही कुछ होगा। इससे समझने की जरूरत नहीं, हम तो केवल एक बात कर रहे हैं कि जीरो माने इनिशिएटर कहा गया है, वो इनिशिएट कर रहा है, सृष्टि कर रहा है, तो वहां भी जीरो है, हमारे यहाँ भी तो जीरो है, जीरो हमारे यहाँ भी तो नंबर है। आयुर्वेद जीरो है ना, आयुर्वेद, हाँ वो भी सृष्टि है ना। यस सर, ये सृष्टि है, यहाँ भी ये इसको एक को इनिशिएटर माना गया है, कोई भी क्रिया हो रही है, आप चलना, हंसना, गाना, जो भी आप एक्टिविटी बता रही है वो यही है, तो इसलिए इसको हमने कहा कि जीरो, वहां इनिशिएटर वहां माना गया है, यहाँ भी इनिशिएटर है, वहां जीरो अगर वहां है तो यहाँ वहां भी जीरो कंसेप्ट है हमारे यहाँ आयुर्वेद में, वो जीरो का हम लोग का सृष्टि है, यानी उत्पत्ति, तो उत्पत्ति माने क्या हुआ, वही जीरो, तो वही वहां जीरो है। हम अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि 0, 1, 2 एक साथ आएंगे, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, और ना हम कह रहे हैं ना उन्होंने कभी कहा है, अभी तक कहा नहीं है। नहीं सर, ये मैं अपनी तरफ मेरे माइंड में था कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ये मैं कह रही, और कहीं पढ़ा नहीं है मैंने, ये मेरे अपने माइंड में था कि ऐसा शायद ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। हो रहा है, खुरदरापन आ रहा है, बालों में स्निग्धता का भाव, स्निग्ध है ना, यहाँ रुकता है, खरता है, तो स्निग्ध नहीं होगी, तो अगर ये होगा तो वायु प्रधान हो जाएगा, तो वायु इसलिए वायु सर्वत्र प्रवेश करेगा, इसका गुण थोड़ा शीत भी होगा, है ना, शीत भी होगा, सुखाने काम भी यही करता है, सुखाने का शुष्कता प्रदान करना वायु का गुण है। देखिए सुखाने काम नहीं, जाड़े में वो बरसात में हम लोग इसी से पानी वो चलाते हैं, हवा चलाते हैं,
वायु द्रव्य में हल्कापन लाता है, तो लाघवकारी गुण है, मतलब हल्कापन लाता है, यानी आपको पतला होना हो, दुबला होना हो, तो जो वायु वाले गुण होंगे वो उनको आप यूज करना पड़ेगा, चाहे उसमें हो, चाहे पराभौतिक हो, चाहे भौतिक हो। स्पर्श चेतना को, ये स्पर्श को चेतना प्रदान करता है। भाई स्पर्श क्या करता है, आकाश को स्पर्श करता है, और स्पर्श के माध्यम से ही चेतना आती है। ये उनके कहना कि स्पर्श के माध्यम से चेतना आती है। आकाश को स्पर्श किया तो चेतना आ गई, आपको मालूम पड़ गया कि कौन आदमी टच कर रहा है ना। तो इस रूप में इसके गुण कर्मों के आधार पर हम लोग को ध्यान करना, इसको जितना आप समझेंगे वही प्रयोग में आपका जब होगा तो बढ़िया आपको लगेगा। वाणी, अगर आप अच्छा बोलते हैं तो वायु, आंखों को देखने काम भी वायु कारण, देखने काम तो है। आंख, लीवर की बात, लीवर की जो अग्नि है वो ठीक है, लेकिन जो देखने कर्म है वायु कारण है। कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया है, वो सब अपने आप उनके कारण है, वायु कारण है। पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम, सब कोई भी जो शारीरिक काम हो रहे हैं वायु के कारण है। समझ रहे हैं इस पर, ये उसको गुण समझिए, गुण के रूप में, कि ये जो काम फंक्शन कहीं आप देख रही हैं, ये फंक्शन किसकी वजह से है, इसी वजह से। अब वायु को इतना आप देखिए, पढ़िए, कोई भी चीज ऐसी छोड़ा नहीं है वायु के गुणों में। वायु के जो गुण है कर्म में कोई भी नहीं, कोई भी। मन का तो वायु प्रणेता है, मन को चंचल बनाने में वायु का योगदान है, मन को जिधर चाहे ले जाएगा। वात का प्रभाव बहुत माना गया है, तो वात को है। पित्त है पंगु, कफ है पंगु, पंगवो मल धातु, वायुना यत नियंते, जिधर वायु चाहती है उधर सबको ले जाती है, मन को। तो वायु को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वाणी को प्रवृत्त करने वाला, देखिए स्पर्श, शब्द स्पर्श का कारण वायु है। जब तक शब्द और स्पर्श मिलेंगे नहीं तब तक वायु, बिना उसके वायु के कारण शब्द जो है स्पर्श के ही उसमें आगे, मतलब उनका कम्युनिकेशन जो होगा बिना स्पर्श के संभव ही नहीं। प्रारंभ करने, देखिए प्रकार, वायु किसी कार्य के प्रारंभ करने में उत्तर इनिशिएटर है, ये सब समझ लीजिए। वायु के पार्थिव को गलाने की क्षमता, तोड़कर गलाने की क्षमता, कैटेबलिज्म करवाता, देखिए अग्नि के उसमें होता है, लेकिन ये वायु का रोल है उसमें, बिना वायु के संयोग के कुछ नहीं कर सकते आप। ये उसको इतने गुण है। देखिए अंतर पढ़िए, गर्भ में भ्रूण की आकृति तैयार करने में वायु सहायक है। आकृति विकृत हो जाने पर वायु समान, ज्ञान, अपान, ये सब वायु की आत्मा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो बात की उसमें। कल देखिए, प्रकृति वायु बल वर्ण का सुख सबको हानि पहुंचा देता। अगर आपको ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है वायु, तो ये जो आप अग्नि से चाहे जो भी आप कर लीजिए, ये अगेंस्ट हो गया तो ये सारे कलर टेक्सचर को चेंज कर देगा, ये अग्नि की बात नहीं मानेगा। ये इसका कहना है। देखिए इस रूप में समझिए, इस वायु को जरूर पढ़िएगा। इसको बात को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ईश्वर, प्रकृति, सबके बराबर इसको पैरेलल माना गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, धरणी को पृथ्वी धारण करने वाला वायु, जैसे शरीर को धारण करती नाभि, वैसे इसको भी होगा। हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, सबका जन्मदाता यही है। CV8 चक्र मैग्नेट लगाएं, ध्रुवी हो, या सीडेट करें। ठीक है, देखिए CV8 वही होगा ना, हम लोग जो इसमें लगाते हैं CV8। है, वृक्षों को अंकुरित करने वाला वायु है। अंकुरण तो वहां भी कह दिया है ना इन्होंने, कि अंकुरण यही करता है, अंकुरण के लिए जिम्मेदार यही है। तो इसको जो है, इसका जो वायु का काम जो है बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसको इस रूप में समझिए। दिशा बदलकर शरीर की दिशा, प्रकृति होने वायु अगर बैलेंस नहीं है तो क्या कर, रक्त की दिशा बदल देगा, शरीर की दिशा बदल देगा, रक्त की शिराओं का फाड़ देगा,
पक्षाघात कर देगा, ये सब वायु के कारण है। टू टू इतना महत्वपूर्ण है। बादलों का टकराना वायु के कारण है। उन्माद रोग सब इसी कारण है। डिप्रेशन इसी कारण है। ग्लानी, सर्दी गर्मी काल के साथ जुड़ जाएगा तो यही है जिम्मेदार। इतने ही उसके देखिए। अब देखिए क्या यहाँ पर एक वो दिया हुआ है कि अगर कभी बार बार हो रहा है गर्भपात, तो उसमें जो उन्होंने कहा है कि गर्भाशय की चेतना प्रवाह जो ओवरी वाला है, अरे सॉरी यूट्रस वाला है, उसमें चेतना प्रवाह में मेरिडियन में वायु तत्व को बढ़ाकर और आकाश तत्व को कम करके किया जाता है। तो हम लोगों ने ओवरी उसमें यूट्रस को रखा होगा, 0 में रख देते या 1 में रखें, तो वहां पर आप 2 टोन 1 स्लिट, एक ये वाला ये ग्रुप है उसका। ये बहुत देखिए वायु को सबसे अधिक महत्वपूर्ण किया हुआ है। देखिए वायु का स्थान परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर के समतुल्य है। इन सबकी उत्पत्ति का कारण माना गया है और अविनाशी और अव्यय है। प्राणियों की उत्पत्ति विनाश का कारण है, सुख दुख का कारण है। मृत्यु यम नियंता प्रजापति, देखिए पढ़िए, मृत्यु यम नियंता प्रजापति आदित्य विश्वकर्मा विश्वरूप सब तंत्रों करता, किसी बाधा को लांघकर विचरण कर सर्वव्यापी। और चलिए ये वात के संबंध में है। जो वात का में प्रबल क्या है, वायु, इसलिए वात के जो ये सब वात के गुण है, ये वात के गुण है। जो मृत्यु यम नियंता प्रजापति जो कहा गया, वात को कहा गया है। लेकिन चूंकि वायु वात में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वायु है, इसलिए वायु को इसमें महत्व दिया गया है। तो ये महत्व सुखाना है, स्पर्श है, सुखाना है, ये सब चीजें जहां जहां ये आए वहां पर कुछ किसी ऑर्गन किसी को सुखाना हो तो सुखाने के लिए 2 टोन करना पड़ेगा। ये इस आधार पर जो आप सीख रहे हैं, हमको आगे चिकित्सा में जाना है। तो ये देखिए केवल आज 2 ही चैप्टर हो पाया। अभी मैडम जानती है कि नहीं? मैडम नहीं आई ना, भी 6:30 पे आना था उनको। अभी अच्छा ठीक है, हम लोग सुनते हैं। ठीक, अग्नि महाभूत क्या है? अग्नि वायु हो गया, सर सर सुखाने से क्या मतलब होगा? जैसे कोई घाव घाव सुखाना हो तो क्या करेंगे? अच्छा अच्छा सर, समझ गए। अभी नहीं, हम सुखाने देखिए वहाँ अभी नहीं जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी जब आपको कहेंगे कि घाव है, घाव सूख नहीं रहा, तो आपके पास सुखाने के लिए केवल एक ही और कोई नहीं है। जलाने के लिए तो अग्नि है, लेकिन सुखाने के लिए केवल वायु है। नहीं, एक तो कहें कि एक कोई है, कोई चीज है, उसको जला देना, बर्न कर देना, कहीं वो छोटा सा फुंसी हुई उसको बर्न कर दीजिए। मान लीजिए कहीं उपचार में आ गए तो बर्न करने के लिए 3 टोन करना पड़ेगा। लेकिन अगर सुखाने की बात आई कि उसको सुखा देना है तो 2। सर आज मेरा नेटवर्क बहुत खराब हो रहा है, पता नहीं क्यों सर। अब तो सुनाई पड़ रहा ना? कभी नहीं कभी क्या? सर आ रही है आवाज, कभी आ नहीं। हाँ आपकी आ रही है, हमारी नहीं आ रही हाँ क्या? सर, कभी आपकी आ रही है, कभी आ ही नहीं रही है, पता नहीं। मेरे ही गड़बड़ है सर, आपका ठीक है। नहीं और लोग बताएं। नहीं नहीं, सर की आवाज थोड़ी बीच में कट जाती बीच है, में कट जा रही है? हो जा रही है सर। अच्छा, ये तो क्या कभी कभी की आवाज अच्छे से कभी कभी हो जाता अच्छा अच्छा। ही खराब है सर, आपका ठीक है, मेरा खराब है सर। इधर से कोई जुड़ भी नहीं नहीं रहा था, बड़ा मुश्किल से सर जुड़े हैं, जुड़ ही नहीं रहा था सर। अच्छा देखिए अग्नि में, देखिए अग्नि में हम लोगों का, हाँ चलिए अग्नि चिकित्सा। अभी देखिए हमारा उद्देश्य ये है कि जो चिकित्सा के
जो ये गुण है, अगर गुण, द्रव्य, गुण और कर्म, तीन चीजों अब याद रही आपकी, तो आपको चिकित्सा में यूज करने में आसानी रहेगी। तो ये दूसरा सेकंड जो सेमेस्टर है, इसमें पूरा द्रव्य, गुण, कर्म याद कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, अगली बार जब यूज करेंगे आप, तो चिकित्सा में सरलता से यूज हो जाए। क्या करना है, अग्नि जलाना है, क्या करना है, ये सब चीजें। तो देखिए इसका क्या है, उष्ण, शीत, सूक्ष्म, लघु, रुक्ष, विशद और रूप गुण की प्रधानता हो। हम लोगों ने पढ़ा था ना। आ रहा है सब। उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रुक्ष, विशद, रूप गुण की प्रधानता है, वे आग्नेय द्रव्य हैं। हम लोग इसको यहीं पर रोक देते हैं क्योंकि अग्नि महाभूत पूरा हो नहीं पाएगा, और हम लोग अगर यूज करना तो दूसरा शुरू कर देंगे इसको, क्योंकि पूरा हो पाएगा नहीं। अगर बाय द वे मैडम ज्वाइन कर लेती हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं ज्वाइन करती तो हम लोग फिर अपने चैप्टर में शुरू कर, क्योंकि मैडम कह रही थी कि हम ज्वाइन करेंगे। सर, हम तो जल्द शुरू कर रहे हैं।